नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे की ओर बढ़ रहा है, सरगर्मियां तेज हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। वहीं अगर हम आज विश्लेषण करें बनारस संसदीय सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं और उनके खिलाफ लगातार तीसरी बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अजय राय उम्मीदवार हैं। हालांकि बसपा ने अपनी तरफ से पहले अतहर जमाल लारी को टिकट दिया, लेकिन बाद में उनका टिकट काट करके वाराणसी नगर निगम में पार्षद रहे नियाज अली मंजू को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि नियाज अली मंजू उस कद के उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से उन्हें टिकट दिया गया है। मायावती ने जिस तरह से उन पर भरोसा जताया है, पिछले 2-3 पार्षदी के चुनाव में भी वो जीत हासिल नहीं कर सके हैं। इसी तरह से पल्लवी पटेल ने अपने गठबंधन से गगन यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन गगन यादव भी उस कैलिबर के नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। लिहाजा ले दे करके इस बार भी जो चुनावी दंगल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बीच में होना है। अब इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन उनके साथ साथ वाराणसी संसदीय सीट से वाराणसी संसदीय क्षेत्र के 5 एमएलए, 1 एमएलसी और मेयर, इन सब को भी लिटमस टेस्ट से गुजरना होगा। आपको बता दें कि बनारस संसदीय क्षेत्र की 4 विधान सीट पर भाजपा और 1 पर उसकी सहयोगी अपना दल एस का विधायक है। विश्वनाथ कॉरिडोर वाले शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में एक पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी तो दूजा वर्तमान आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु की साख भी इस चुनाव में कहीं न कहीं दांव पर होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में शहर दक्षिणी जो विश्वनाथ कॉरिडोर वाला विधानसभा क्षेत्र है, उसमें बीजेपी को जीत जरूर मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नाको चने चढ़वा दिया। आखिरी लम्हों में जाकर के बीजेपी को यह सीट हासिल हुई थी। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ध्यान से जरूर सुनिएगा, आपको रोचक भी लगेगा, कई आंकड़े भी देखने को मिलेंगे और मजा भी आएगा। तो साथियों, अब तक 2 चरण के चुनाव मतदान पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण 7 मई को होना है। इस भीषण गर्मी में लाख कोशिशों के बावजूद मतदान प्रतिशत बढ़ना तो दूर 2019 से लगातार गिर रहा है। यहां मैं अपनी तरफ से भी ये मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वो अगर दोपहर की बजाय सुबह 10 बजे तक ही अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र तक जाएं, तो उन्हें गर्मी से भी राहत मिल सकेगी, साथ ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और वो मताधिकार जिसके बूते वो केंद्र की सत्ता, देश की सत्ता को चुनेंगे, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र है जहां से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर सांसद प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वोट घरों से निकले, मतदान करें और अपने आप को उस हक की लड़ाई में, अपने वजूद की लड़ाई में, अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में शामिल रखें
ताकि अध्यक्ष चाहे तब ये दावे के साथ कह सके कि हमने वोट तो दिया था, लेकिन अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आप ये लेकिन किंतु परंतु का सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जिसने 10 साल तक इस देश की सियासत पर राज किया, देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज रही, इस दौर में ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया या जो किया वो गलत ही किया। बावजूद इसके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या पूरी पार्टी अपने 10 साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। यहां तक कि अपने घोषणा पत्र पर भी चर्चा नहीं कर रही है। बीजेपी अब भी कांग्रेस को निशाना बना रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को लेकर हमले बोल रही है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। यहां तक कि एक मुख्यमंत्री, बल्कि 2 मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, झारखंड और दिल्ली। अब ये विपक्ष से कथित तौर पर भ्रष्टाचार पर हमला उतार रहा है, वहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। खैर, उसका नतीजा जो कुछ भी आएगा वो कोर्ट के विचाराधीन है, उसका कोई टीका टिप्पणी नहीं की जानी है। ईडी, सीबीआई, आयकर, ज्यादातर इन तीनों एजेंसियों के दबाव में कांग्रेस के, बीजेपी, समाजवादी पार्टी के या विपक्ष के तमाम दलों से नेता भाग करके भाजपा या एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी छवि भी साफ हो जा रही है उस वॉशिंग मशीन में। साथ ही उन्हें किसी तरह की एजेंसी के डर से मुक्ति भी मिल जा रही है। बीजेपी वॉशिंग मशीन में वो सभी धुल जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर मैदान में है। कांग्रेस, या यूं कहें कि राहुल गांधी की गारंटी वाला न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र कांग्रेसियों की मेहनत के बगैर ही मतदाताओं तक पहुंचने लगा है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो शायद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपनी देश भर में अलग अलग सभाओं में जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र को पेश किया है अपने अंदाज में, लोगों ने उस न्याय पत्र को खुद ही खोज करके पढ़ना शुरू कर दिया है। लिहाजा उन्हें ये पता है कि उस न्याय पत्र में क्या है। उसे युवा भी जान रहे हैं कि इस न्याय पत्र के माध्यम से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उन्हें पक्की नौकरी की गारंटी देती है बतौर अप्रेंटिस। 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा करती है। अप्रेंटिस के थ्रू साल भर तक 1 लाख रुपए बतौर मानदेय उनके खातों में जाना है। वहीं दूसरी तरफ घर की गृहिणियां जो बुरी तरह से परेशान हैं अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, उनके लिए 1 लाख रुपए सालाना उनके खाते में। सामाजिक सरोकार, सामाजिक ताना बाना बना रहे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, यानी जाति जनगणना, एक्सरे, पेपर लीक का मामला अलग है, वो भी, उसका भी हल इस न्याय पत्र में है। अगर आप देखें तो हर वर्ग को इस न्याय पत्र में स्थान दिया गया है, और हर वर्ग को उसकी अपनी समस्याओं से निजात दिलाने का वादा किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सबके सामने आ चुका है। हालांकि जनता आज भी ईवीएम को लेकर के सशंकित है, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। बहुतेरे लोगों को यह कहते हुए सुना जा सकता है
कि अरे ईवीएम से तो चुनाव होना है, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस जो याचिका दाखिल की गई थी उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब हम अगर ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मतदाताओं के बीच भी तारी है। लोग इन मसलों की बात करते नजर आने लगे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता, वहां किसान से लेकर कृषि मजदूर हो या मनरेगा मजदूर, सबकी माली हालत ठीक नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं, गृहिणियों की दशा भी ठीक नहीं है। वहीं शहरों में छोटे व्यापारी हों या परंपरागत बनारसी साड़ी कारोबार से जुड़े दर्जीदार और बुनकर, सभी जूझ रहे हैं। व्यापारी वर्ग को जीएसटी के नियमों को लेकर बेहाल है। छोटे उद्यमियों, कारोबारियों का बुरा हाल है। युवाओं का बड़ा तबका है जो बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है। बनारस के तकनीकी डिग्री धारकों का तो पलायन भी शुरू हो चुका है तेजी के साथ। यहां के बच्चे यूपी, बनारस ही नहीं यूपी छोड़ करके काम की तलाश में बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई तो गुरुग्राम तक निकलने को मजबूर हुए हैं। कुछ तो विदेश भी चले गए हैं। इस बीच 2020 के बाद जिन युवाओं ने स्टार्टअप का सहारा लिया, वो भी अब मोहताज हो गए हैं पैसे के लिए। कोई 3 दशक पुराने किसानों की अगर बात करें तो वो अलग परेशान हैं। कोई 3 दशक पुराने ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर के आंदोलित है, तो कोई काशी के प्रवेश द्वार को लेकर के। आखिर जमीन तो उनकी ही जा रही है अच्छी भी जा रही है। बनारस को धर्म, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य से अलग पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया गया है पिछले 10 सालों में। उससे किस तबके को फायदा हुआ वो वही जान सकता है। चाहे वो विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द पूजन सामग्री, फूल माला के विक्रेता हो या मां गंगा में नाव चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले नाविक हो, उनका हाल किसी से छिपा नहीं है। ठीक है कि सांसद का काम संसद में बैठकर नीति निर्माण करना, योजनाएं बनाना और उन्हें मूर्त रूप देना है। प्रधानमंत्री का काम तो और भी व्यापक है। देश विदेश की राजनीति और कूटनीति से लेकर देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने तक है। लेकिन जब बतौर सांसद प्रधानमंत्री छोटी छोटी योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास खुद करते हो तो सवालों के घेरे में तो वो भी आएंगे ही। अब कहने को स्मार्ट सिटी है, लेकिन आलम यह कि सीवर सफाई के लिए मैनहोल में उतरे सफाई कर्मी की मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले 10 सालों में विकास तो बहुत हुआ, लेकिन काशी में मानव रहित मैनहोल सफाई का इंतजाम नहीं हो सका है। ट्रैफिक व्यवस्था को अगर लें तो यहां सीटियों की तरह लोग रेंगते हैं सड़कों पर। कुछ फ्लाईओवर बने हैं। अब शहर के मध्य की जाम की समस्या से निपटने के लिए रोपवे का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए एक विश्वविद्यालय तथा एक प्राचीन स्कूल की जमीन का अधिग्रहण करके उसे वहां के बच्चों को खेल कूद के मैदान से वंचित कर दिया गया। भारत माता का मंदिर और उसके ठीक बगल में इस रोपवे का स्टेशन कल क्या होगा, ये कल भविष्य के गर्भ में है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक से एक महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अभद्रता का मामला वीडियो वायरल हुआ है, दुर्व्यवहार का मामला वायरल हुआ है वीडियो, जिसे लेकर के पूरा देश बीजेपी पर आक्रामक है। वहीं अगर काशी की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पिछले नवंबर में
आईआईटी बीएचयू के साथ, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जिस तरह से कुछ दरिंदों ने गैंगरेप किया बंदूक की नोक पर, वो आरोपी बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए मिले। महीने भर तक वो बनारस छोड़ करके मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे। 1 महीने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि आज तक उन्हें संरक्षण देने वालों पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी है। ये युवाओं के बीच ये मुद्दा भी ज्वलंत मुद्दा है। बनारस शुरू से वामपंथ समाजवाद का गढ़ रहा है। ऐसे में यहां का युवा, यहां के प्रौढ़, यहां के समाजवादी काशी की धरती पर महात्मा गांधी की धरोहर सर्व सेवा संघ का के जमींदोज होने को भूले नहीं हैं। अब अगर बात करें कि इस चुनाव में संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर काबिज भाजपा और अपना दल एस के विधायकों का लिटमस टेस्ट तो होगा, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठेगा। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले विधानसभा क्षेत्र में 2 विधायक पूर्व वर्तमान मंत्री हैं, सवाल उन पर भी उठेगा। सवाल शहर उत्तरी के विधायक और प्रदेश में मंत्री, उन पर भी उठेगा। कैंट, रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों पर भी सवाल खड़ा होगा। लिटमस टेस्ट तो पिछले ही साल निर्वाचित हुए मेयर का भी होगा। देश भर के लिहाजा यही वजह है कि देश भर के चुनावी रणनीतिकारों की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर है। यहां आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है, मगर राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा और इंडिया गठबंधन की सांगठनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मोदी ने 2019 का चुनाव 4,79,505 मतों के अंतर से जीता था। भाजपा ने इस बार इस अंतर को और बड़ा करने का लक्ष्य बनाया है। अब आपको 2 चुनावों के परिणाम बता दूं। 2014 में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को, जिन्हें 3,71,784 वोटों के अंतर से हराया था, तब नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय 75,614 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा सके। वाराणसी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विजय प्रकाश जायसवाल चौथे स्थान पर रहे, जिन्हें 60,579 मत मिले। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौरसिया 45,291 मतों के साथ 5वें स्थान पर थे। 2019 की बात करें तो पुलवामा और बालाकोट के मुद्दे के साथ हुए इस चुनाव में यहां बहुत मजेदार मुकाबला देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में 4,79,505 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें इस बार 6,74,664 वोट मिले। नरेंद्र मोदी ने सपा के उम्मीदवार शालिनी यादव को हराया, जिन्हें 1,95,159 मत मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अजय राय को मोदी के खिलाफ फिर एक बार नोकी खानी पड़ी। इस बार भी उन्हें करीब 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर 2024 की बात करें तो इस वर्ष वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से नियाज अली मंजू, पल्लवी पटेल के गठबंधन से गगन प्रसाद यादव, भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अजय राय प्रमुख उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार पूर्व के 2 चुनावों से कुछ अलग ही दिख रही है तस्वीर।
बसपा प्रत्याशी नियाज अली मंजू मुस्लिम होते हुए भी बहुत ज्यादा नुकसान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो पिछले कुछ चुनावों से पार्षदी भी नहीं जीत पा रहे हैं। गगन यादव भी बहुत प्रभावित करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। शहरी क्षेत्र में अब की बूथ मैनेजमेंट भी पहले से बेहतर है। वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी भी पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आ रही है। इस बार 2017 वाला दृश्य नहीं है। ऐसे में अगर 3 लाख मुस्लिम वोटर, हालांकि हाल के दिनों में कुछ मुस्लिम वोट काटे गए हैं या कटवाए गए हैं, उस पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन अगर यादव, भूमिहार, मारवाड़ी, पटेल, क्षत्रिय वोटों को भी कायदे से सहेज लेता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। भाजपा का 10 लाख पार का नारा तो दूर, लड़ाई कांटे की हो सकती है। अगर इंडिया से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बनारस में दौरा होता है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। बनारस में करीब 1.25 लाख मारवाड़ी वोटर हैं जो वर्तमान में मोदी योगी सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। वहीं अगर सपा के कद्दावर नेता सुरेंद्र पटेल और उनके भाई महेंद्र पटेल सहित पूरा परिवार इंडिया गठबंधन के लिए लग जाता है तो सेवापुरी और रोहनिया में भी गठबंधन कांटे की टक्कर देता नजर आएगा। लेकिन इसके लिए सुरेंद्र पटेल को मनाना होगा, जिन्हें सपा ने पहले उम्मीदवार बनाया था, फिर उन्हें हटाकर अजय राय को टिकट दिया गया है। इस बीच अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आप नेता संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल बनारस का एक दौरा कर लेते हैं, एक साझी मीटिंग कर लेते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये मोदी की भारी बढ़त को रोकने में कामयाब हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को सिंधियों के वोट बैंक पर भी अपनी नजर दौड़ानी चाहिए, उन्हें भी सहेजना चाहिए। मौजूदा डबल इंजन सरकार की नीतियों से वे खुश नहीं हैं। हाल के वर्षों में उनके रोजी रोजगार पर हमला हुआ है, इसी बनारस में। माफ कीजिएगा, संसदीय क्षेत्र में ज्यादा नहीं पर 20-25 हजार सिंधी वोटर हैं। जहां तक कांग्रेस के टिकट पर 2004 में वाराणसी सीट से जीत हासिल करने वाले डॉक्टर राजेश मिश्रा के बीजेपी में शामिल होने और उन्हें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात है, तो ऐसा कुछ लगता नजर है नहीं। अभी 2022 के ही चुनाव में जब वो कैंट विधानसभा क्षेत्र, जो कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां से चुनाव लड़ा और वो 25,000 वोट से भी नहीं पार कर सके। ऐसे में वो जब ये कहते हैं कि कांग्रेस को बूथ एजेंट भी नहीं मिलेंगे, तो ये हवाई सा लगता है। अब आपको बता दें कि पिछले चुनावों की बात अगर करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर गौर किया जाए तो शहर दक्षिणी में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को सपा के कामेश्वर दीक्षित और किशन दीक्षित ने कड़ी टक्कर दी थी। नीलकंठ तिवारी आखिरी चक्र में, आखिरी दौर की गणना में 99,416 वोट हासिल करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी किशन दीक्षित को 88,697 मत प्राप्त करने वाले किशन दीक्षित को 10,722 मतों के अंतर से हराया था। उधर सेवापुरी की बात करें तो सेवापुरी विधानसभा में भी भाजपा को जीत दर्ज करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। इस सीट पर कुर्मी बिरादरी के 2 दिग्गजों सुरेंद्र पटेल और नील रतन पटेल के बीच सीधा मुकाबला था। अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता नील रतन पटेल नीलू भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें चुनाव में 1,05,163 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के सुरेंद्र पटेल को 82,632 मत हासिल हुए थे।
नीलू ने 22,531 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हमने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा चुनाव में पांचों विधायकों के साथ सरकार के मंत्रियों का भी इम्तिहान होगा। परीक्षा पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र की भी होगी, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। चुनाव में पार्टी यह देखेगी कि भाजपा में आने के बाद पूर्व सांसद ने पार्टी प्रत्याशी को कितना फायदा पहुंचाया है। कैंट की बात हम लोग कर रहे थे। 2022 के चुनाव में भाजपा को सबसे अधिक वोट कैंट विधानसभा सीट पर ही मिले थे। भाजपा के सौरभ श्रीवास्तव को 60.63% वोट मिले थे। सौरभ 1,47,833 मत, जबकि दूसरे स्थान पर रही सपा की पूजा यादव को 60,989 मत प्राप्त हुए थे। सौरभ ने यह चुनाव 86,844 मतों के अंतर से जीता था। इसी प्रकार सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नील रतन पटेल नीलू 47.6% वोट हासिल कर विजयी हुए थे। वहीं सपा के सुरेंद्र सिंह पटेल को 37.41% वोट प्राप्त हुए थे। नीलू को 1,05,163 मत मिले थे, जबकि सुरेंद्र पटेल को 82,632 मत। यही वजह है कि बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल पिछले करीब 2.5 महीने से वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। हाल ही में गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी राजनीति के मास्टरमाइंड अमित शाह बनारस दौरे पर आए थे, तो उन्होंने बंसल से खास तौर पर गुफ्तगू की और उन्हें बड़े एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में बंसल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो खुद पार्टी के 10 लाख पार के नारे को खारिज कर चुके हैं। अब इस 2019 और 2024 के चुनाव में क्या अंतर है भाजपा को लेकर के, तो बतावें कि भाजपा तय लक्ष्य को अंजाम तक ले जाने में पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बड़ी भूमिका होगी। भाजपा के लिए राहत वाली बात यह है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटें उसके पास हैं। 4 पर भाजपा खुद और 1 पर उसकी सहयोगी अपना दल सोनेलाल का विधायक काबिज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर 11,53,531 वोट पड़े थे। भाजपा प्रत्याशियों के खाते में 6,05,752 वोट आए थे, जबकि सपा उम्मीदवार को 3,52,572 मत मिले थे। इस प्रकार भाजपा को 53% से अधिक वोट हासिल हुए थे। बीते 2 साल में सियासी तस्वीर काफी बदल चुकी है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा राजग से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा एक बार फिर राजग के साथ है। वहीं 2022 में सपा का बसपा से गठबंधन था, मगर मौजूदा चुनाव में सपा का कांग्रेस से गठजोड़ है। बहरहाल मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर बढ़ता है तो निश्चित ही उसका श्रेय विधायकों को भी मिलेगा। अंतर घटता है तो 2027 में उनकी राह कठिन होगी। अब अगर हम मौसम की बात कर लें तो मौसम का रुख बहुत ही गंभीर है। ऐसे में पिछली बार यहां करीब 57% वोट पड़ा था, तो अब की बार बहुत अगर बढ़ करके बहुत अगर ऊपर तक जाएंगे तो 60% के आसपास ही मतदान हो पाएगा। यहां सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जनता लहर में 1977 में आया था, जब 67% पोलिंग हुई थी। लिहाजा आपके सामने मैंने पूरी तस्वीर रख दी है। अब आप खुद एक बार चिंतन करें, मनन करें, इस पर भी निगाह जरूर दौड़ाएं। जैसे कि इस लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को लेकर के मैंने पिछला एपिसोड तैयार किया था प्रोफेसर MP सिंह साहब के साथ मिलकर के। उन्होंने तमाम सारी चुनौतियों का जिक्र किया था, आप उन पर भी गौर करें और आज जो आपको हकीकत सामने दिखाई गई है उस पर भी विचार करें। आप से हम लगातार मिलते रहेंगे, इस तरह के विश्लेषण, इस तरह की चर्चाएं और
अन्य खबरों के साथ, अन्य सूचनाओं के साथ आपसे जरूर मुलाकात होती रहेगी। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।